गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएनएच के बारे में। ये कंडीशन एक्चुअली हेमेटोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट कंडीशन है और डिसीज़ है। और इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या पैथोजेनेसिस है इसकी, और इसमें किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और डायग्नोसिस कैसे बन सकता है। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पीएनएच के बारे में बात करें तो इसमें जो आरबीसीज होते हैं या जो सेल्स होते हैं, बेसिकली जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो इनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है ब्लड के अंदर। और ये जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री मीडिएटेड होता है। तो जैसा कि हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि द कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हेमोलिसिस कैरेक्टराइज बाय द सोमेटिक एक्वायर्ड म्यूटेशन ऑफ PGIGA जीन विच रिजल्ट इन लैक ऑफ टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट इन्वेटर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंजरी होती है, जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट है, इनका डिस्ट्रक्शन होता है ब्लड के अंदर। और ये डिस्ट्रक्शन बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से होता है। तो कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, मतलब जो सेल सरफेस पर, जो इस केस में एब्सेंट रहते हैं। तो वो सेल सरफेस प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट के इनएक्टिवेशन को रोकते हैं। तो वो जो प्रोटीन्स हैं, तो वो जो टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट के जो इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं। तो वो उन कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में और उन प्रोटीन्स के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि म्यूटेशन कई वजह से हो सकता है जीन्स के अंदर या क्रोमोजोम्स में। तो जब जीन्स में म्यूटेशन होता है तो वो म्यूटेटेड जीन एक अबनॉर्मल प्रोटीन्स बनाने लगते हैं, जो नॉर्मल प्रोटीन बनाने की उनकी जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह जो PIK-GA जीन है, ये बेसिकली GPI एंकर्स प्रोटीन बनाता है। अब ये GPI एंकर्स प्रोटीन होते क्या हैं? ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। और इस, जैसा कि आप इन सर्कल, जो रेड सर्कल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो प्रोटीन्स है या पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। और इस पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, जिसमें CD55 है और एक CD59 है। ये दो मॉलिक्यूल जो होते हैं, CD59 और CD55, ये दोनों ही जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो टर्मिनल कंपोनेंट है, उनको क्या है, इन्वेट करते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कॉम्प्लीमेंट पाथवे के समय। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले म्यूटेशन होता है जीन के अंदर। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं म्यूटेशन ऑफ PIK-A जीन। तो इसका म्यूटेशन के कई कारण हो सकते हैं। म्यूटेशन रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, या कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। तो एक बार जब म्यूटेशन हो जाता है तो जो सेल्स बोन मैरो में बनते हैं वो तो नॉर्मली बनते हैं, लेकिन जब उनका मैचुरेशन होता है तो मैचुरेशन के समय ये जो प्रोटीन्स हैं, जो मैंने बताया था एंकर GPI प्रोटीन्स, वो बेसिकली डिफिशिएंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। और जब वो डिफिशिएंट होते हैं तो उसमें जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं CD59, CD55, ये क्या है, उस पर अटैच नहीं हो पाते हैं। जब अटैच नहीं हो पाएंगे तो जब भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड होगा ब्लड में, तो उस समय जो GPI डिफिशिएंट सेल्स हैं या जिनमें GPI प्रोटीन नहीं है, वो सारे सेल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट से अटैक किए जाते हैं और उनको ब्लड में ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC एज वेल एज, और मतलब RBC के अलावा WBC और प्लेटलेट भी इसमें डिस्ट्रॉय होते हैं। इस तरह से पैनसाइटोपिनिया की पिक्चर आती है, यानी तीनों लीनिएज डिस्ट्रॉय होती हैं। और जो इसके क्लिनिकल फीचर हम देख सकते हैं, तो पहला जो है वो इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस है। चूँकि RBC का डिस्ट्रक्शन वेजल के अंदर ही हो रहा है, इसलिए इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस होता है इसमें। दूसरा, प्लेटलेट्स की जो डिस्ट्रक्शन हो, उसकी वजह से लॉट ऑफ केमिकल मीडिएटर जो होते हैं प्लेटलेट को रिलीज़ होते हैं और थ्रोम्बोसिस के चांस होते हैं। तीसरा, बोन मैरो फेलियर। तो ये तीन इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं।
अगर हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानें तो कॉम्प्लीमेंट में 3 पाथवे होते हैं। पहला जो पाथवे कहलाता है वो लेक्टिन पाथवे कहलाता है, दूसरा जो पाथवे होता है वो क्लासिकल पाथवे होता है और तीसरा अल्टरनेट पाथवे होता है। तो इसमें मेनली जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे जब एक्टिवेट होता है तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली C3B, जब ये एक्टिवेट होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट C3B C5B को एक्टिवेट करता है। तो ये जो C3B है इसको इनहिबिट करने के लिए CD55 का रोल होता है। तो CD55 जो है वो इसको C3B को इनहिबिट करता है और इन तीनों पाथवे का ये एक प्रॉक्सिमल कंपोनेंट है C3B, और ये कह सकते हैं कि मेन स्टीम मॉलिक्यूल है। और इसके बाद C3B जो है वो C5B में कन्वर्ट होता है बाय C3 कन्वर्टेज एंजाइम की वजह से। और यहाँ पे जो C5B है इसको इन्वर्ट करने के लिए CD59 होता है, और C3B के बाद इसमें मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट जुड़ते जाते हैं और C6, C7, C8, C9 तो एक तरह से टनल बना लेते हैं, होल बना लेते हैं। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और एक बार जब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो वो जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेल की लेसिस हो जाती है, मतलब सेल टूट जाता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन हो सकता है, प्रोथ्रोम्बोटिक फिनोमिना हो सकता है, एंडोथीलियल एक्टिवेशन हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो मेन जो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है वो C3B है और C5B है, ये दोनों। तो C3B जो है वो CD55 के द्वारा इनहिबिटेड होता है या रोका जाता है, और दूसरा जो C3B है इसको CD59 के द्वारा रोका जाता है। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो आरबीसी जो इंटैक्ट होते हैं या जो भी ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल एब्सेंट है, जैसा कि इस सर्कल में देख सकते हैं जो सेंटर में आरबीसी है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एंकर प्रोटीन है वो एब्सेंट है, उसकी वजह से इसका डिस्ट्रक्शन हो गया है, ये टूट गया है और ये कॉम्प्लीमेंटेड मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होता है। और जब ये टूटता है तो बहुत सारा हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है ब्लड में या प्लाज्मा में, और इसको बोलते हैं इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। और इसकी वजह से बहुत सारे क्लिनिकल फीचर पेशेंट को हो सकते हैं, जैसे अनीमिया हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस का। डिस्फेजिया हो सकता है, फैटिग हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, थ्रोम्बोसिस। तो ये सारे जो हैं पेशेंट को ये क्लिनिकल सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं। अगर हम इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर के बारे में बात करें तो इस कंडीशन में बेसिकली इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्लड वेजल्स हैं उन्हीं के अंदर आरबीसीज और दूसरे जो सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, और इसकी वजह से जो फीचर्स आते हैं इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस के, तो उसमें पहला जो होगा हीमोग्लोबिनीमिया, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल या प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता जाएगा। और उसके बाद यही जो हीमोग्लोबिन है जो फ्री है प्लाज्मा के अंदर, ये जब किडनी के थ्रू पास होता है तो ये फ़िल्टर होके ये हीमोग्लोबिन यूरिन में अपीयर होने लगता है, और इस कंडीशन को हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फीचर होता है इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस का, हीमोग्लोबिनूरिया। इसके अलावा हेप्टोग्लोबिन जो एक तरह के प्रोटीन है जो लिवर से सिंथेसाइज होते हैं, तो इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस में ये एक तरह से ब्लड से एब्सेंट ही हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखें तो एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस है। एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस में स्प्लीन में सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, और जब स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होता है तो स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, और क्योंकि स्प्लीन अपनी साइज़ बढ़ा लेती है। दूसरी ओर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, और इसमें जो हेप्टोग्लोबिन लेवल है वो भी कम होता है, लेकिन एब्सेंट नहीं होता है। इसके अलावा जो कॉमन फाइंडिंग दोनों चीज़ों में मिलती है वो होती है रेटिक काउंट, जो कि काफ़ी हाई होती है, और अडल्ट में ये 2 से ज़्यादा हो सकती है, और अगर चिल्ड्रंस है तो चिल्ड्रंस में 6% से ज़्यादा हो सकती है। तो इसके बारे में पूरा मेरा सेपरेट वीडियो रेटिक काउंट के बारे में, तो आप उसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
अब हम स्पेशल टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हेम टेस्ट जो है वो पीएनएच के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है। इसका मेन जो प्रिंसिपल होता है, इसमें जो सीरम में जो कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होते हैं वो जो पीएनएच सेल्स हैं या जो एंकर जीपीआई प्रोटीन डेफिशिएंट सेल्स हैं, आरबीसीज हैं या और भी डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट हैं, जिनमें एंकर प्रोटीन नहीं है उनको पीएनएच सेल्स बोलते हैं। और जब ये ब्लड में जब थोड़ा सा पीएच में चेंज होता है या ब्लड की जो पीएच एसिडिक हो जाती है तो उस समय इनका लिसिस शुरू हो जाता है, यानी इनका टूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पेशेंट का जो रेड ब्लड सेल सस्पेंशन पहले बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए पहले आरबीसी को लेके एटीएम ब्लड लेके उसको वॉश करके तो पेशेंट के आरबीसी का सेल सस्पेंशन बनाते हैं, उसको मिक्स करते हैं फ्रेश कॉम्प्लीमेंट के साथ। एक कंट्रोल जो आता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो उनके साथ में इसको मिक्स किया जाता है और इसको थोड़ा सा एसिडिफाई किया जाता है अराउंड पीएच 6.5 के आसपास, और इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड 1 आवर के लिए रख देते हैं। जब रखने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कि जो रेड कलर डेवलप हो गया है ये एक्चुअली आरबीसीज़ का हीमोलिसिस है। और तो अगर इस तरह का हीमोलिटिक पिक्चर आ रही है या हीमोलिसिस आपको दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए केस ऑफ पीएनएच। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव केस में केवल नीचे ब्लड क्लॉट बना है और इस जो प्लाज्मा है या सीरम है वो काफ़ी क्लियर है। तो ये मतलब इसमें जब हीमोलिसिस नहीं होता है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। इसके अलावा एक और दूसरा टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको बोलते हैं शुगर वाटर टेस्ट, और इसमें भी रेड जेल सेल जो सस्पेंशन है इसको सीरम के साथ में मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद इसमें सुक्रोज़ मिलाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। इसमें सुक्रोज़ आपको जो शुगर है 92.4 ग्राम पर लीटर लेना है। इस तरह से इसका एक सॉल्यूशन बनता है, सुक्रोज सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को भी, सुक्रोज को भी इसमें ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। अगर हीमोलिसिस नहीं आता है तो ये एक्सक्लूड हो जाता है कि इसको पेशेंट में को पीएनएच नहीं है। अगर हीमोलिसिस आता है और हीमोलिसिस मोर देन 5% आता है तो आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है टेस्ट, और इस पेशेंट में पीएनएच की संभावना है। और ये जो टेस्ट हीमोलिसिस है, इस तरह की फाइंडिंग और भी कंडीशन में मिल सकती है, जैसे माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया और कुछ ल्यूकीमियाज़ में। तो ये 2 टेस्ट थे जो स्पेसिफिक होते हैं पीएनएच के लिए। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और इसको देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।